सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में जिसका था आपको इंतजार ऑफ द मस्ट डू टॉपिक्स। यानी मेरे दोस्तों, सबसे अच्छा ये रहता है आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके चलो। बट क्योंकि हम जानते हैं सर, ऑडिट का एग्जाम है और हमको मेंटेन करना पड़ता है एक बैलेंस किसके बीच में, बैलेंस बिटवीन द टाइम वी हैव एंड द इफेक्टिव कवरेज दैट वी कैन डू। तो मैं हमेशा से बात मानता हूं सर, क्या कि रादर देन वर्किंग टूवर्ड्स 118 मार्क्स जिसका आपका पेपर आता है, हमारा फोकस होना चाहिए कि कम से कम ना करके 90 टू 95 मार्क्स की हम इफेक्टिव कवरेज, प्रॉपर कवरेज रखें, ताकि एग्जाम में पास होना मुश्किल ना हो और अगर भगवान की कृपा रही तो एग्जामिशन भी आ जाए। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं मस्ट डू टॉपिक्स की डिस्कशन। सर कैसे आपने इन टॉपिक्स के साथ डील करना है, प्लस इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से प्रायोरिटी क्वेश्चंस है जिनको आपने कवर करके चलना है। तो अगर आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक में अपने क्वेश्चंस मार्क नहीं करके मार्क कर रखे तो उन्हीं क्वेश्चंस को रेफर करोगे। बट अगर क्वेश्चंस को मार्क नहीं कर रखा तो मैं आपको एक लिस्ट दूंगा कि एटलीस्ट इन आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कर सकते हो, बिकॉज जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आपके नोट से हो जाएंगे और जो इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस है वो आपके इस क्वेश्चन लिस्ट से हो जाएंगे। तो सबसे पहले सर अगर मैं बात करूं मस्ट डू टॉपिक्स, ये वो टॉपिक्स हैं जो कम से कम आपको इजीली 80 प्लस स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं। सर किसी तरह बस पास करा तो वही बहुत है, डोंट वरी, हो जाएगा। पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, वही मैंने जो बताया कि इट इज ऑलवेज बेटर टू कवर ऑल द टॉपिक्स, बट अगर आप चाहते हो कि सर एक प्रायोरिटी लिस्ट दे दो, ऐसे टॉपिक्स बताओ जो करके जाए ही जाए, अच्छे से करके जाए, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर आईसीआई की वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की ही वेटेज अराउंड 40 मार्क्स बैठती है। सर अब ये सारी वेटेजेस हमने कैसे निकाली, हमने पूरा का पूरा एनालिसिस किया MTP1 MTP2 ऑफ May 24 प्लस जो May 24 एक्चुअल एग्जाम हुआ जिसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव की डिटेल्स थी, प्लस जो MTP1 ऑलरेडी हो चुका है November 24 एग्जाम्स का, उसी के बेसिस पे आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस डेटा फॉर ऑल ऑफ यू। प्लस जो भी स्कोरिंग है इतना आप मान के चल सकते हो, कम से कम इतने मार्क्स का तो इस एरियाज में से आएगा ही आएगा। तो अराउंड 40 मार्क्स की कवरेज रहेगी सर किससे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में। और यहां पे भी सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं ये SQC1 और SA 220। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको अराउंड आई थिंक 40-45 मिनट्स की प्यारी रिवीजन दे रखी है। जैसे ही आप वो चीज करते हो, साथ साथ चीजें याद करते हो, रिवाइज करते हो, मेरा ये मानना है 1.5 to 2 आवर्स में आप इजीली इस टॉपिक पे अपनी कमांड बना सकते हो। इसके अलावा आपने सारे स्टैंडर्ड्स अच्छे से करके चलने हैं। इन स्टैंडर्ड्स में भी जो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और की स्टैंडर्ड्स है जिन पे आपको स्पेशल फोकस देके चलना चाहिए, उनको भी मैंने रेड में मार्क कर दिया है। तो सर 40 मार्क्स की कवरेज हो गई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में भी। पहली प्रायोरिटी SQC1 SA 220, उसके बाद आप ये बाकी स्टैंडर्ड्स करते हुए चलोगे। फिर आता है सर प्रोफेशनल एथिक्स, इसकी भी वेटेज अराउंड 20 मार्क्स रहती है। अगर आप ध्यान से देखो 17 मार्क्स का तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आ गया, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही आ गया इन योर एग्जाम। अभी इसमें MCQ मैंने इंक्लूड नहीं किया। सेम थिंग हुई आपके MTP1 November 24 में, 19 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और 8 मार्क्स के इसके MCQs आ गए। सो दोस्तों प्रोफेशनल एथिक्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बहुत आसान है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है फॉर योर एग्जाम्स। पहली प्रायोरिटी इसमें भी हमें किसको देनी है, स्केड्यूल्स और क्लॉजेस की। अगर प्रोफेशनल एथिक्स के 4 क्वेश्चन आएंगे तो मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन तो इसी एरिया में से होंगे। इसके अलावा आईसीआई का जो अगला फोकस जाता है वो जाता है काउंसिल गाइडलाइंस और इनिशियल प्रोविजंस पे। इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आपको देख के मिल सकते हैं। इन एरियाज को अच्छे से समझ के चलना ताकि अगर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए यू आर इफेक्टिवली एबल टू डील विद दैट। अच्छा हाँ, मैं एक बात और बता दूं, काउंसिल गाइडलाइंस के साथ साथ जो आखिरी में आपके वो दे रखे हैं ना बाद वाले प्रोविजंस, नो क्लार, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजंस, उनको भी प्लीज अच्छे से करके चलना। सर ऐसा क्यों, अभी जो MTP1 आया था November 24 का, उसमें एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी तरह जो नोक्लार है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपका May 24 में आया था। तो हम काउंसिल गाइडलाइंस का मतलब है काउंसिल गाइडलाइंस और उसके बाद वाले प्रोविजंस को हल्के में नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है अगर प्रोफेशनल एथिक्स के जो मैंने आपको 50 पेज के नोट्स दिए हैं उनको आप इफेक्टिवली प्रिपेयर करके चलते हो तो 50 पेजेस में 20 मार्क्स इज अ वेरी गुड रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। गॉट द पॉइंट? यस सर। इसके बाद सर बताओ और हम मार्क्स कैसे इकट्ठे कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो ये स्टैंडर्ड से रिलेटेड चैप्टर होते हैं सर, स्टैंडर्ड से रिलेटेड चैप्टर यानी ऐसे 600 से रिलेटेड ग्रुप ऑडिट, 610 से रिलेटेड इंटरनल ऑडिट, और इसके साथ एक छोटा प्यारा टॉपिक है PSU ऑडिट। सर PSU ऑडिट May 24 में नहीं आया था तो काफी चांसेस है November 24 में आने के लिए। तो इन 3 टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लेना, इनकी भी वेटेज 5 to 10 मार्क्स रहती है इन योर एग्जाम। इसके बाद सर अदर स्टैंडर्ड्स को लोग अदर बड़ी गंदी नजर से देखते हैं, कहते हैं इनको तो छोड़ दो, ये नहीं आएंगे एग्जाम में। बट May 24 ने ये चीज दिखा दी कि इनकी बहुत वैल्यू है। अराउंड 10 to 15 मार्क्स की आप इनकी वेटेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर कैसे बोल रहे हो, मैंने कहा देखो इधर जो आपकी ऐसे 800 की सीरीज है, SRE है, SRS है, SAE है, जिन बच्चों ने इफेक्टिवली इन सीरीज को किया है ना उनको ये बात पता होगी
जो आप स्टैंडर्ड्स में सीखते हो उसी से ये स्टैंडर्ड्स आसानी से रिवाइज हो जाते हैं। तो अगर आप इसकी वेटेज देखो, May 24 एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में 5 + 5 + 4 कितनी 14 मार्क्स की वेटेज। अगर मैं एमटीपी में बात करूं तो 9 मार्क्स की वेटेज। तभी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इनको 10 to 15 मार्क्स की वेटेज के हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर करके चलना। प्लस ट्रस्ट मी, दे आर वेरी इजी एंड स्कोरिंग। यहां पे एसआरएस एसआई के साथ आप एसआरई भी कंसीडर करके चलना। सारे अदर स्टैंडर्ड्स आपने प्रॉपर्ली कवर करके चलने हैं। अब सर इसके बाद दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे एरियाज है जो वेरी वेरी स्कोरिंग है। 5 to 9 मार्क्स के आप कवरेज मान सकते हो। इवन अगर मैं May 24 के पेपर की बात करूं तो सर इमर्जिंग एरियाज और कारो 2020 को मिला के ही 10 नंबर का पेपर आ गया था। अब अगर मैं आपसे MTP 1 May 24 की बात करूं, 9 नंबर का कारो 2020 आया। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, 4 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, सॉरी 5 नंबर का आपके पास डिस्क्रिप्टिव आया, 4 नंबर के इसमें से एमसीक्यूज आ गए। क्या बात कर रहे हो सर? दूसरी चीज, इमर्जिंग एरियाज पे 4 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पूछा, तो 4 और 9 13 मार्क्स की वेटेज है सिर्फ इमर्जिंग एरियाज और कारो 2020। तो मैं नहीं कह रहा 13 ही नंबर मान के चलो, बट आप मान सकते हो 5 to 9 मार्क्स के ये छोटे प्यारे टॉपिक्स आ सकते हैं। तो क्या होता है ना, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे टॉपिक्स है, स्कोरिंग भी है, इनको कवर करने में टाइम भी ज्यादा नहीं जाता, मजा भी बड़ा आता है, एंड यू कैन स्कोर रियली रियली गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। इसके बाद सर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, देखो अभी तक आपने कितना कर लिया? स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग 40 मार्क्स, प्रोफेशनल एथिक्स 20 मार्क्स, 40 + 20 कितना हो गया? 60। 60 के बाद 5 to 10 मार्क्स ये मान लो, तो मान लो 65 हो गए। 65 + 10 और मान लो 75 मार्क्स की आपकी अच्छी कवरेज हो चुकी है। इसमें से भी अगर 5 मार्क का आ गया तो मैं बोलूं 80 मार्क्स की कवरेज तो सर इन 5 टॉपिक्स में कर ली। बट मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी सर, क्या कम से कम बैंक और एनबीएफसी भी करके जाना। सर बैंक ऑडिट का क्वेश्चन पिछली बार नहीं आया था, इस बार अगेन काफी चांसेस है बैंक का क्वेश्चन आने के। अगेन ये दोनों टॉपिक मिला के 5 to 10 मार्क्स की वेटेज रखते हैं इन योर एग्जाम। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो मैंने आपको इंडिविजुअल वेटेजेस इसलिए दिए हैं ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनको आप उठाते जाओगे, कवर करते जाओगे और आपके मार्क्स इकट्ठे हो रहे हैं। पास होने के लिए कितने चाहिए? सिर्फ 40। तो जितनी इफेक्टिव आपकी पढ़ाई होगी उतने ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम क्लियर करने के। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। लास्ट में ड्यू डिलीजेंस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अगेन इसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, सिर्फ ड्यू डिलीजेंस और फॉरेंसिक को अच्छे से पहले कर लेना। इन्वेस्टिगेशन में अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी कर लेते हो तो काम चल जाएगा। सर क्यों? इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन लास्ट टाइम ऑलरेडी आ गया, उससे पहले फॉरेंसिक का क्वेश्चन आ गया, तो चांसेस ड्यू डिलीजेंस के आने के। बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा एज अ सीनियर, ड्यू डिलीजेंस और फॉरेंसिक को पहले अच्छे से इज्जत से कर लेना, देन इन्वेस्टिगेशन एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक कवर करके चलना। अब सर कई बच्चों का मन होता है डिजिटल ऑडिटिंग करने का, क्योंकि हर बार पता है इसका क्वेश्चन आना ही आना है। सो इवन इफ यू वांट टू डू डिजिटल ऑडिटिंग प्रॉपर्ली, इसमें भी आपका प्रायोरिटी फोकस क्वेश्चन बैंक पे रहना चाहिए, बिकॉज जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है वही जो हमने क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड कर रखे हैं, उन्हीं में से आईसीआई बार बार कॉन्सेप्ट टेस्ट करता रहता है। तो ये आपके कुछ मस्ट डू टॉपिक्स हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो गई। देखो मैंने आपको अगेन बोला, क्या अगर आप इफेक्टिवली से 60 नंबर का भी कवर करते हो तो लाके दिखा दो 40, अगर मजा है, हिम्मत है तो। नहीं सर, तो मैं आपसे हमेशा ही रिक्वेस्ट करूंगा एज अ फैकल्टी भी, जितनी ज्यादा कवरेज रखते हो उतने आपके चांसेस बढ़ते हैं टू क्लियर द एग्जाम्स। सो लास्ट में आपने बस यही प्रायोरिटाइज करना है कि पहले प्रोफेशनल एथिक्स कर लो, फिर स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग कर लो, फिर अदर स्टैंडर्ड्स कर लो, फिर आप इस तरह से एक एक टॉपिक उठा के निपटा सकते हो। बात समझ में आती है दोस्त? बात समझ में आती है सर। इसी के बेसिस पे मैंने आपका पूरा ये एनालिसिस करके दिया है। अब सर एक बात बताओ, प्रायोरिटी क्वेश्चंस का क्या मतलब है? तो ध्यान से समझना। जिन अच्छे भले बच्चों ने क्या कर रखा है सर, पहले से क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर रखा है, क्वेश्चन की छटनी भी कर रखी है, सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन इनकी हो चुकी है, तो जो आपने क्वेश्चंस अपने लिए सिलेक्ट करें उन्हीं को करके चलो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लास्ट डे पे तो हो सके तो जितना हो सके कम से कम क्वेश्चंस रखना, मेजॉरिटी फोकस शुड बी ऑन द नोट्स। क्यों? क्योंकि 1.5 डेज में टाइम बहुत कम मिलता है क्वेश्चंस वगैरह गो थ्रू करने का, तो जितनी छटनी हो सके क्वेश्चंस की कर देना बिफोर योर लास्ट 1.5 डेज रिवीजन। अभी तक फिर भी अगर आपने क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस नहीं कर रखी और आप चाहते हो कि जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नोट से हो जाएंगे, जो आपके इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस है उसकी लिस्ट मिल जाए, तो मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं करना। सबसे पहली बात तो दीज क्वेश्चंस आर टू बी प्रैक्टिस्ड इन एडिशन टू नोट्स। नोट्स में से सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये आपके इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। प्लस क्वेश्चन बैंक की अडेंडम फाइल मैंने आपके एक जी ड्राइव लिंक में शेयर करी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें जितनी भी एडिशंस है टू योर बुक एंड दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम November 24 एग्जाम, वो मिल जाएंगी। सर ये कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूं। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे इन द डिस्क्रिप्शन, तो आपके पास दो तरह के क्वेश्चन बैंक्स हो सकते हैं सर। क्या? एक तो ऐसे क्वेश्चन बैंक और नोट्स जो एप्लीकेबल थे मई और November 24 के लिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। एक सर नोट्स और क्वेश्चन बैंक जो एप्लीकेबल थे फॉर योर November 24। तो अगर आपने मई November 24 वाले नोट्स और क्वेश्चन बैंक लिए थे, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे फोल्डर पे,
आपको सर एक तो ये लिस्ट मिल जाएगी जो मैंने अभी मस्ट डू टॉपिक्स और प्रायोरिटी क्वेश्चंस की भी दी, इसको आप गो थ्रू कर सकते हो। प्लस जितने भी आपके नोट्स को लेके अडेंडम हुए हैं ये मैंने ऑलरेडी इशू कर रखे थे। हाँ सर, ये आपको यहाँ पे, एक मिनट जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये आपको सारे के सारे में मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने शेयर की थी अराउंड 20 डेज बैक, वहां तक मैंने आपको 5 अडेंडम दिए थे। एक ये 2 पेज का छोटा सा अडेंडम और है, इसको आपने कंसिडर करके चलना है, जो कि 6th पॉइंट है। ठीक है सर, ये नोट्स की बात समझ आ गई? हाँ सर, ये नोट्स की बात हमको समझ में आ गई। सर व्हाट अबाउट द क्वेश्चन बैंक? तो क्वेश्चन बैंक के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक एडिशंस की फाइल दे रखी है फॉर योर वॉट एवर क्वेश्चन बैंक इट इज। तो ये है सितंबर 23 वाला क्वेश्चन बैंक। तो जिस जिस बच्चे के पास सितंबर 23 एडिशन का क्वेश्चन बैंक है, सर कैसे पता चलेगा सितंबर 23 है? आप अपना क्वेश्चन बैंक ना ओपन करना, जैसे ही ओपन करोगे पहला पन्ना पलटते ही दिखेगा एडिशन, या तो सितंबर 2023 लिखा होगा या मार्च 2024। तो जिनका सितंबर 2023 है उनके लिए ये सारी की सारी एडिशंस एप्लीकेबल है, यानी इसमें आपकी आरटीपीज और एमटीपीज जो भी उसके बाद आई है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद सजेस्टेड आंसर मई 2024 का, एक मिनट वो एप्लीकेबल है। ठीक है, और आरटीपी नवंबर 24 और एडिशनल पीई क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है। प्लस एक आपका चैप्टर नंबर 14 है ऑडिट रिलेटेड सर्विस, उसमें आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में ही एक क्वेश्चन रिप्लेस मारा है, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। तो ये क्वेश्चंस की आपने एडिशंस अच्छे से कंसीडर करके चलनी है। सर क्या आपने हमको सिमिलर चीज नवंबर 24 वाले नोट्स के लिए दी है? मैंने कहा हाँ दी है, ये मैंने आपको नवंबर 24 के लिए भी दिया। तो अगर आपके नवंबर 24 के नोट्स और क्वेश्चन बैंक है तो इसी तरह से आपको यहां पे नवंबर 24 एडिशन के लिए मस्ट डू टॉपिक्स और प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी। नोट्स के लिए मैंने आपका एक अडेंडम दे रखा है, इसी अडेंडम को रेफर करना, देख लेना आपने सारी चीजें इसमें से कवर कर ली। ठीक है सर, एंड व्हाट अबाउट द क्वेश्चन बैंक? तो क्वेश्चन बैंक जिनका मार्च 24 एडिशन है उसके यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। अब एडिशनल क्वेश्चंस कुछ नहीं थे, जो MTP2 था मई 24 का उसके क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। सजेस्टेड आंसर मई 24 इसमें इंक्लूड कर दिया मैंने। आरटीपी नवंबर 24 एडिशनल पीई क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है। प्लस वही ऑडिट रिलेटेड सर्विस का जो क्वेश्चन 5 रिप्लेस हुआ है इन द स्टडी मटेरियल वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया। सर क्या बढ़िया आदमी हो आप। ठीक है, हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, एक ही जगह आपको सारी की सारी एडिशंस मैंने दे दी हैं। अब सर एक बात बताओ, जब हम आपके क्वेश्चन बैंक के ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस का क्या मतलब है? ये वो क्वेश्चन है जिनमें इंटरप्रिटेशन स्किल्स चाहिए, यानी अगर आपने इन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले नहीं देख रखा होगा तो एग्जाम में पहचानने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो बेटर है इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके चलना, डायरेक्ट क्वेश्चन नोट से हो जाएंगे। अब सर एक बात समझना, जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें मैंने क्या इंक्लूड कर रखा है? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग प्लस पास्ट एग्जाम आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड आंसर के क्वेश्चन, प्लस जो भी आईसीआई के इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज हैं और एमसीक्यूज हैं। तो बात समझना, जो भी आईसीआई की केस स्टडीज हैं, इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज हैं, या फिर आपके क्वेश्चन बैंक में हेडिंग लिख रखी है आईसीआई एसएम न्यू क्वेश्चन, इनको तो बाबू आपने करके चलना ही चलना है। इसमें तो अपन कोई कमी नहीं छोड़ सकते सर। क्यों? क्योंकि यही न्यू क्वेश्चन से ये लोग क्वेश्चन बना के एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके अलावा जो पास्ट एग्जाम आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज्यादा होते हैं, उनमें मैंने आपको छटनी करके दे दी, ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे इन योर क्वेश्चन बैंक। बात समझ आती है? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इजीली यू कैन रेफर दिस फाइल एंड कंप्लीट योर क्वेश्चंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जिन बच्चों ने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है, जो जो क्वेश्चंस आपने मार्क करे उनको प्रैक्टिस करके चलो। बाकी जितनी भी ऑडिट रिलेटेड अपडेट्स हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। क्लियर सीए विद शुभम केसवानी, एंड यस, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग एक्सपीरियंस। देखो मुझे एक बात समझ आती है क्या, एज अ टीचर आई कैन एम्पैथाइज विद यू ऑन द लेवल। सर बहुत सारा कोर्स है, बहुत सारा कोर्स है, और एट द एंड ऑफ द डे अपने को प्रायोरिटाइज करने का मन करता है कि हम कैसे डील करें चीजों को। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, एक एक करके बस चीजों को उठाते जाना और कंप्लीट करते जाना। यानी जब मैं प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं इसकी टेंशन नहीं लूंगा, फिर जब मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ रहा हूं उसमें भी SQC1 SA 220 पढ़ रहा हूं तो इनकी टेंशन्स नहीं लूंगा। क्यों सर? क्योंकि जब आप एक टॉपिक पढ़ते हुए दूसरे की टेंशन ले रहे हो ना, तो आप उस टॉपिक के साथ फिर जस्टिस नहीं कर रहे हो, फिर आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं कर रहे हो, और फिर जब इस टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाओगे ना तो इस टॉपिक का रिग्रेट होता है, यार इसको भी अच्छे से कवर कर लेता। तो पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले 20 नंबर बटोर लो सबसे बढ़िया वाले, इसके बाद अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के 40 नंबर बटोर लेंगे। तब जब पता होगा ना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से आना भी 40 नंबर का है, टाइम लगाते हुए गिल्टी भी महसूस नहीं होगा, अच्छा भी लगेगा, चलो मैं अपने 40 मार्क्स कलेक्ट करके चल रहा हूं।
ठीक है सर। फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बाद अगर आप चाहो स्टैंडर्ड से थोड़े बोर हो गए, ये 3 टॉपिक्स कर लेना, बड़ा मजा आएगा। इन 3 टॉपिक्स के बाद अदर स्टैंडर्ड्स कर लेना, अब आपको ये भी मोटिवेशन मिल गई, ये भी काफी स्कोरिंग है। सर एक बात बताओ, हमको ना अदर स्टैंडर्ड्स में भी काफी कंफ्यूजन होती है, तो क्या आप हमको एक अदर स्टैंडर्ड्स का कंपैरिजन चार्ट दे सकते हो? वैसे तो ये मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा था, बट ये जो आपको गूगल ड्राइव का लिंक बताया ना मैंने, इसमें भी मैं वो कंपैरिजन चार्ट इंक्लूड कर दूंगा। 4 पेजेस का चार्ट है, तो जो भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो आपकी उस क्विक रिवीजन ऑफ दैट चार्ट से भी दूर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। सो जस्ट विशिंग यू द बेस्ट। अब हमारे पास लगभग 1 महीना रह गया फॉर द एग्जाम्स, एंड आई रियली होप इफ यू गिव योर बेस्ट यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। और आखिर में वही कहूंगा सर, क्या चाहे एफआर हो, चाहे एएफएम हो, चाहे ऑडिट हो, टेंशन लेके कुछ भी याद नहीं होता, कुछ भी नहीं पढ़ा जाता। सो मित्रों, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कभी भी किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आती है, कुछ भी आती है, हमारी रिवीजन वीडियोस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। आप उस कॉन्सेप्ट को फटाफट गो थ्रू करके वापस अपनी सेल्फ स्टडी पे बैठ जाओ, बिकॉज लास्ट 1 मंथ में जितनी आप सेल्फ स्टडी करोगे, जितना आप सेल्फ चीजों को एनालाइज करोगे, अच्छे से खुद पढ़ोगे, उतना आप खुद एग्जाम में अपना दिमाग चला पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर रियली रियली गुड मार्क्स। ऑल द बेस्ट मित्रों, लगे रहो।